इकराम 1930 इंतहा का साल बरसगीर की तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखता है। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान की सियासत एक गहरी धुंध में डूबी हुई थी। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के खदशात को हकीकत में बदल दिया था और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जनाजा निकल चुका था। ऐसे में जब कौमें मायूसी के अंधेरों में भटक रही थी, एक मुफक्किर और शायर ने अपनी बसीरत से वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। ये शख्सियत डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की थी। 29 दिसंबर 1930 को अल्लज़ा आबाद में आल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ। उस इजलास की सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसे खुतबतुल्लाह आबाद कहा जाता है। इकबाल ने महज शायरी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने बरसगीर के जुग़राफियाई, तारीखी और मजहबी हालात का गहरा मुताला करने के बाद ये ऐलान किया कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब सूबा सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान को एक रियासत की शक्ल में मुत्तहिद कर दिया जाए। बरतानवी सल्तनत के अंदर या बाहर एक खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का क़याम मुझे कम अज कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुक़द्दर नजर आता है। ये वो पहला मौका था जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म से एक अलग वतन का नक्शा पेश किया गया। अगरचे इस वक्त हिंदू प्रेस और कई सियासतदानों ने उसे एक शायर का ख्वाब करार देकर मुस्तरद कर दिया, लेकिन अल्लामा इकबाल जानते थे कि मुसलमानों की बका सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब उनका अपना एक ऐसा खित्ता हो जहां वो अपने दीन और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, इसी दौरान बरतानिया में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंसें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई। 1930 इंतहाल से 1932 इंतहाल तक होने वाली इन कॉन्फ्रेंसों में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल और दीगर अकाबरीन ने शिरकत की। कायदे आजम ने वहां मुसलमानों के हुकूक के लिए जबरदस्त कानूनी जंग लड़ी, लेकिन हिंदुओं के उखड़ रवैये और कांग्रेस की हट धर्मी की वजह से ये कॉन्फ्रेंसें किसी बड़े नतीजे पर न पहुंच सकें। इसी दौरान लंदन में जेरे तालीम एक नौजवान चौधरी रहमत अली ने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को एक नाम दिया। 1933 में उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया जिसका उन्वान था नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। इस पम्फलेट में उन्होंने पहली बार मुसलमानों की इस मुजव्वजा रियासत के लिए लफ्ज पाकिस्तान तजवीज किया। उन्होंने इस नाम को मुख्तलिफ सूबों के नामों से कशीद किया था। पी से पंजाब, ए से अफगानिया यानी सरहद, के से कश्मीर, एस से सिंध और टैन से बलोचिस्तान। दूसरी तरफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तानी सियासत की पेचीदगियों और अपनों की बेवफाइयों से दिलबर्दाश्ता होकर लंदन में मुकीम हो गए थे और वहां कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मुसलमानों को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो उन्हें मुत्तहिद कर सके, और वो सिर्फ कायदे आजम ही थे। अल्लामा इकबाल ने लंदन में कायदे आजम से मुलाकातें की और उन्हें खतूत लिखे जिनमें उन्होंने इसरार किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज एक तूफान की जद में हैं और आपके सिवा कोई ऐसा नाखुदा नहीं जो इस कश्ती को साहिल तक पहुंचा सके। अल्लामा इकबाल की मोहब्बत और कौम की पुकार पर कायदे आजम 1934 आव में मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान वापस आ गए और मुस्लिम लीग की तंजीम नौ का आगाज किया। अब ये वो मुगल शहजादा नहीं था जो मोहल्लों में रहता था, बल्कि ये वो लीडर था जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मुसलमानों को बेदार कर रहा था। 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाफिज किया, जिसके तहत 1937 ईस्वी में सूबाई इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग को खातिर ख्वाह कामयाबी न मिली और कांग्रेस ने कई सूबों में अपनी हुकूमतें कायम कर लें। 1937-39 इंतहात में से 1939 इन तक का ये दौर मुसलमानों के लिए एक आजमाइश बन गया। कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, स्कूलों में बंदे मातरम और वदिया मंदर जैसी स्कीमें नाफिज की और मुसलमानों पर मुआशी जमीन तंग कर दी। कांग्रेस के उस 2.5 साला जबरो सितम ने मुसलमानों को ये यकीन दिला दिया कि वो हिंदू अक्सरियत के नीचे कभी सुकून से नहीं रह सकेंगे। जब 1939 आर में दूसरी जंगे अजीम के आगाज पर कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफा दिया, तो कायदे आजम की हिदायत पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। नाज़रीन इकराम, 1940 अन का साल हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। 1937 अन की कांग्रेसी वजारतों के जबरो सितम ने मुसलमानों के दिलों में ये बात नक्श कर दी थी कि अब समझौते का वक्त गुजर चुका है। अब बका का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था एक अलग खुद मुख्तार रियासत।
قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت نے بکھری ہوئی مسلم قوم کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دیا تھا۔ 22 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 3 روزہ سالانہ اجلاس شروع ہوا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے مینار پاکستان کی بلندیوں نے جنم لینا تھا۔ پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان قافلوں کی صورت میں لاہور پہنچ رہے تھے۔ ٹرینیں بھری ہوئی تھیں، سڑکوں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور فضا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ صرف ایک سیاسی جلسہ نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کی بیداری کا اعلان تھا۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کے دوسرے دن بنگال کے شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے شروع میں قرارداد لاہور کہا گیا، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا اور مسلمانوں نے اسی نام کو فخر سے اپنا لیا۔ اس قرارداد میں واضح طور پر مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی شمال مغربی اور مشرقی حصے، انہیں آزاد اور خود مختار ریاستوں کی شکل دے دی جائے، جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے اس موقع پر ایک ایسا صدارتی خطبہ دیا جو سیاسی بصیرت کا شاہکار تھا۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو مت اور اسلام صرف 2 مذاہب نہیں ہے، بلکہ یہ 2 الگ معاشرتی نظام ہیں۔ ہندو اور مسلمان 2 الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی بنیاد متضاد خیالات اور تصورات پر ہے۔ ان کا آپس میں اتحاد کا خواب کبھی شرمندہی تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے ہیرو، ان کی تاریخ اور ان کے رزمیہ قصے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، اس قرارداد نے مسلمانوں کو ایک واضح منزل دے دی تھی۔ اب الگ وطن محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک مطالبہ بن چکا تھا۔ ہندو رہنماؤں اور برطانوی حکومت نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی۔ گاندھی جی نے اسے ہندوستان کی تقسیم کے بجائے ہندوستان کی چیر پھاڑ قرار دیا، جبکہ پنڈت نہرو نے کہا کہ وہ کبھی پاکستان کے قیام کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن قائد اعظم کے عزم کے سامنے یہ تمام مخالفتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 شدت اختیار کر چکی تھی۔ برطانیہ کو جنگ میں ہندوستانیوں کے تعاون کی ضرورت تھی۔ 1942 میں برطانوی حکومت نے کرپس مشن ہندوستان بھیجا تاکہ سیاسی تعطل ختم کیا جا سکے، لیکن قائد اعظم نے اسے اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ اس میں پاکستان کے مطالبے کو واضح طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا موومنٹ کی تحریک شروع کر دی، جس کا مقصد انگریزوں کو مجبور کرنا تھا کہ وہ اقتدار کانگریس کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ قائد اعظم نے اس تحریک میں شرکت سے انکار کر دیا اور اپنا مشہور نعرہ دیا، تقسیم کرو اور چھوڑو، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ۔ 1944 انتہا میں گاندھی اور جناح کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے، جنہیں جناح گاندھی مذاکرات کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی چاہتے تھے کہ پہلے انگریزوں کو نکالا جائے اور پھر مابعد آزادی کے معاملات طے کیے جائیں، جبکہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ پہلے پاکستان کا فیصلہ کیا جائے، پھر آزادی لی جائے۔ یہ مذاکرات بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن ان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا نے تسلیم کر لیا کہ قائد اعظم برصغیر کے مسلمانوں کے واحد اور بلا شرکت غیر لیڈر ہیں۔ 1945 انتہا میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ اب انگریزوں کے لیے ہندوستان پر مزید قابض رہنا ممکن نہ تھا۔ 1945 سے 46 ان کے عام انتخابات منعقد ہوئے، جو دراصل پاکستان کے حق میں ریفرنڈم تھے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستوں پر کلین سویپ کیا اور ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمان صرف اور صرف پاکستان چاہتے ہیں۔ کرام 1946 انتخابات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب متبادل راستے مسدود ہو چکے ہیں اور پاکستان کا قیام ناگزیر ہے، لیکن کانگریس اور برطانوی حکومت اب بھی آخری کوششیں کر رہی تھیں کہ کسی طرح ہندوستان کو متحد رکھا جائے۔ اسی مقصد کے لیے 1946 میں کابینہ مشن کیبنٹ مشن ہندوستان آیا۔ اس مشن نے ہندوستان کو 3 گروپوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، جس میں مسلمانوں کو اپنے اکثریتی علاقوں میں خود مختاری ملنی تھی۔ قائد اعظم نے امن کی خاطر اسے قبول کر لیا، لیکن پنڈت نہرو کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نے، جس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس مرکز میں آنے کے بعد اس منصوبے کو بدل سکتی ہے، پورے عمل کو سبوتاژ کر دیا۔ اس نازک موڑ پر قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اب صرف مذاکرات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
उन्होंने 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने पुरअमन एहतिजाज किया, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, जिनमें हजारों जानें जाया हुईं। इन फसादात ने बरतानवी हुकूमत को ये पैगाम दे दिया कि अब तकसीम के सिवा कोई दूसरा हल खून खराबे को नहीं रोक सकता। 1947 इनके आगाज में बरतानवी वजीर आजम एटली ने ऐलान किया कि बरतानिया जून 1948 तक इक़्तिदार हिंदुस्तानियों को मुंतकिल कर देगा। लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया ताकि वो उस मुंतकिली इक़्तिदार की निगरानी कर सकें। माउंटबेटन ने आते ही महसूस कर लिया कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और तकसीम के सिवा कोई रास्ता नहीं। उसने 3 जून 1947 को अपना मशहूर मंसूबा तकसीम हिंद पेश किया, जिसके तहत 14 और अगस्त 15 को 2 अलग रियासतें, पाकिस्तान और भारत, वजूद में आने वाली थीं। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, आज़ादी की ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ा अलमिया भी लेकर आई। पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए सर रेडक्लिफ की सरबराही में बाउंड्री कमीशन बनाया गया। रेडक्लिफ ने नाइंसाफी की इंतहा करते हुए मुसलमानों के कई अक्सरियती इलाके जैसे गुरदासपुर भारत को दे दिए ताकि उसे कश्मीर तक रसाई मिल सके। इस नाइंसाफी ने मसला कश्मीर की बुनियाद रखी, जो आज भी पाक भारत दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है। अगस्त 1947 का महीना इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का गवाह बना। करोड़ों लोगों को अपने आबाओ अजदाद के घर छोड़ने पड़े। रेलवे स्टेशनों पर लाशों से भरी ट्रेनें आती थीं, काफिलों पर हमले किए जाते थे और मासूम बच्चों और औरतों का खून बहाया गया। लेकिन इन तमाम मजालिम के बावजूद मुसलमानों के पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश ना आई। वो सब कुछ लिटाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ी आई। कराची में लॉर्ड माउंटबेटन ने इक़्तिदार पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के हवाले किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कराची की सड़कों पर जश्न का समा था और मस्जिदों में शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे थे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी नजरियाती रियासत बनकर उभर चुका था। कायदे आज़म ने अपने पहले खिताब में वाज़ेह कर दिया कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और इस मुमलिकत पाकिस्तान में अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन इकराम, दास्ताने हिंद यहाँ एक नए मोड़ पर दाखिल होती है। मुगलों की अजमत से शुरू होने वाला ये सफर गुलामी की जंजीरों से गुजरता हुआ एक नई सुबह आज़ादी तक पहुंच गया। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ आगाज था एक ऐसी रियासत की तामीर का जिसे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबर्द आजमा होना था। कायदे आज़म की वफात, मसला कश्मीर की पहली जंग और पाकिस्तान का इब्तदाई मुश्किल सफर कैसा रहा। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, दास्ताने हिंद की अगली किस्त में हम जिक्र करेंगे क़याम पाकिस्तान के बाद के पहले अशरे का, जब एक नई कौम ने सिफर से अपना सफर शुरू किया और दुश्मनों की तमाम पेश गोइयां गलत साबित कर दें। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज़ और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।